विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला और सोच भली तो जग भला। हमारी सोच ही हमारी नई दिशा के नए द्वार खोलती है और खेती बाड़ी में भी यही बात लागू होती है। जब हम खेती बाड़ी में परंपरागत खेती से हटकर खेती के कुछ नए विकल्प अपनाते हैं तो ऐसे में हमारी कृषि को एक नई दिशा, एक नया आयाम मिलता है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे खेती के एक नए विकल्प के बारे में, संरक्षित खेती के बारे में, जो कि आज के समय की आवश्यकता भी है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो परंपरागत खेती करते हैं, तो ऐसे में खुले वातावरण में खेती करना खेती को न केवल नुकसान पहुंचाता है बल्कि उत्पादकता और गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में संरक्षित खेती इन दिनों काफ़ी प्रचलन में है। संरक्षित खेती के माध्यम से न केवल हमारे किसान अच्छी फसलों की गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आमदनी भी अच्छी बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा विषय आधारित है संरक्षित खेती पर, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद यादव जी। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ रघुनाथ प्रसाद यादव जी का। रघुनाथ प्रसाद यादव जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि संरक्षित खेती किसे कहते हैं? संरक्षित खेती इसे कहेंगे जो खेती हम जो कर रहे हैं उसको संरक्षण में करें। जैसे नाम में इस प्रतीत होता है कि जैसे हम लोग किसी प्रोटेक्शन में करें या किसी हाउस में बनाएं, जिसको जो वातावरण और दूसरी बीमारियों और जो व्याधियाँ आती है उनसे बचाव करके जो खेती की जाती है उसको संरक्षित खेती कहा जाता है। तो संरक्षित खेती के अंतर्गत हम कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाते हैं, ये थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। संरक्षित खेती में जनरली 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग ग्लास हाउस कहते हैं, पॉली हाउस कहते हैं, शेडनेट हाउस कहते हैं, लो टनल्स भी होती है। तो ये इसके विभिन्न प्रकार हैं। रघुनाथ जी, संरक्षित खेती के अंतर्गत लो टनल, शेडनेट, पॉली हाउस और ग्लास हाउस, इन चारों में क्या अंतर होता है? ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम पॉली हाउस बोल रहे हैं, ग्लास हाउस बोल रहे हैं, शेडनेट हाउस बोल रहे हैं, टनल्स बोल रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं और अलग अलग मौसम और अलग अलग जगह के हिसाब से इनका सिलेक्शन किया जाता है। जैसा ग्लास हाउस है, ज़्यादातर यूरोपीय देशों में इसको काम में लिया जाता है। पॉली हाउस और शेडनेट हाउस जनरली हमारे देश में, प्रदेश में काम में लिया जाता है। और इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है या इनका जो चयन है वो इस प्रकार किया जाता है कि जैसा आप सब जानते हैं, खेती के लिए पानी की बहुत ही अति आवश्यकता होती है और पानी के साथ साथ में उसकी उच्च गुणवत्ता वाला पानी होना चाहिए। जिन किसानों के पास में पानी की कमी और गुणवत्ता दोनों खराब है, वो किसान को पॉली हाउस के ऊपर जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये होता है कि जो भी वर्षा का पानी आता है, पॉली हाउस सीट पे जो गिरता है उसको पानी के उतार के एक छोटे पॉन्ड में संरक्षित किया जाता है और उसी संरक्षित पानी से ही खेती या उसकी सिंचाई की जाती है। जहाँ पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों अच्छी है, वहाँ अपने प्रदेश के लिए शेडनेट हाउस अच्छा है। टनल्स में लो टनल्स होती है और प्लास्टिक टनल्स होती है। लो टनल्स में एक वॉकिंग टनल्स होता है जिसमें आदमी चल सकता है, जिसको वॉकिंग टनल बोलते हैं, और एक लो टनल होती है जिसके अंदर सिर्फ उस खेती को बचाया जाने के लिए उतनी ही रहती है, करीबन 2.5-3 फीट ऊंचाई की होती है। तो वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए, जब मौसमी बेमौसमी ये प्रक्रियाएं होती है, जैसे लो टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, उस मौसम से बचाने के लिए लो टनल्स यूज़ की जाती है।
तो रघुनाथ जी ये बताइए कि लो टनल या फिर शेड नेट, पॉली हाउस, ग्लास हाउस, इसे किस तरह से हमारे किसान भाई अपने खेतों में उपयोग में ला सकते हैं? हमारे प्रदेश में पॉली हाउस, सैंडनेट हाउस और लो टनल्स काम में लिया जाता है प्रमुखता से। और इनके जो लगाने का तरीका ये होता है कि जैसा अपन ने चयन प्रक्रिया में देखा कि उसकी रिसोर्सेज या उसके पास स्रोत पानी का कैसा है, उसके हिसाब से इनका चयन कर लिया जाता है कि पॉली हाउस पे जाना है, सैंडनेट हाउस पे जाना है या लो टनल पे जाना है। अब इसको किसान कैसे अपनाए, उसके लिए राज्य सरकार की स्कीम होती है। उस राज्य सरकार की स्कीम के तहत कोई भी किसान अपने ज़िला के उद्यान अधिकारी के पास जाके अपना आवेदन पत्र दे सकता है और उस आवेदन पत्र के अनुसार जो निर्माता कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड होती है उनके पास में वर्क ऑर्डर जाता है और उस किसान के यहाँ उस पॉली हाउस या सैंडनेट हाउस का निर्माण कार्य किया जा सकता है। तो क्या इनको लगाने के लिए हमारी सरकार किसी तरह का कोई अनुदान देती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। जी दीपा जी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमेशा प्रयासरत रही है कि किसानों को कैसे मदद की जाए, नई उन्नत तकनीक के बारे में कैसे उनको प्रेरित किया जाए। इसी सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से पॉली हाउस और सैंडनेट हाउस पे 50% और 70% अनुदान उपलब्ध है। छोटे किसान जो होते हैं उनको 70% अनुदान उपलब्ध है और जो बड़े किसान हैं उसको 50% अनुदान है। इस तरह से राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। तो जब हमारे किसान इन पद्धतियों को अपने खेतों में अपनाएं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। सबसे पहले तो दीपा जी ऐसा है कि जो कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, जैसे पॉली हाउस होना है, सैंडनेट हाउस है या वॉकिंग टनल होनी है, वो उनके जो स्रोत उपलब्ध है या जो उसकी समस्याएं हैं उस समस्याओं को जो समाधान करने वाला जो स्ट्रक्चर है या जो संरक्षित खेती का प्रकार है वो अपनाया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता दोनों इश्यू है तो वहाँ हमको पॉली हाउस के ऊपर जाना चाहिए। जहाँ हमारे पास में ये दोनों चीज़ें अच्छी है तो हमारे प्रदेश के लिए सैंडनेट हाउस बहुत ही अच्छा विकल्प है। रघुनाथ जी, जैसे हमारे किसान भाई हैं जिन्हें पता नहीं है कि कैसे हम सैंडनेट हाउस लगाएं, कैसे पॉली हाउस लगाएं, तो इसके लिए क्या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाती है? और अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ट्रेनिंग हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त करें? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि जो नई इस प्रकार की तकनीक है तो वो किसान लेना चाहता है तो उसको ज़रूरी प्रशिक्षण कहाँ से मिले। और इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने एक हमारे यहाँ जयपुर ज़िले में IHITC करके एक केंद्र है दुर्गापुरा में, जहाँ इसकी प्रशिक्षण के पूरा इंतजामात है। कोई भी किसान इस प्रकार की संरक्षित खेती अपनाना चाहता है वो आके और अपना पूरा प्रशिक्षण ले सकता है और प्रशिक्षण उपरांत वो इस प्रकार की खेती में अपना भाग्य आजमा सकता है। रघुनाथ जी, अभी हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो परंपरागत खेती करते हैं, तो ऐसे में अगर वो संरक्षित खेती को अपनाएं तो संरक्षित खेती को करने के क्या क्या लाभ होते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। दीपा जी, जैसा समय की मांग है कि हमारी कृषि जोत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, हमारे सिंचाई के जो साधन है, संसाधन है, पानी की उपलब्धता है, गुणवत्ता है, उनकी समस्या लगातार बनी हुई है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सारे संदर्भ में आज के ये संरक्षित खेती एक बहुत ही मुनाफे का फ़ायदा है कि 1 एकड़ से किसान आराम से 8 से 10 लाख रुपया सालाना की इनकम कमा सकता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के एक्जोटिक जो सब्जियां हैं या यूं कहिए कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसको उगाकर अपना अच्छा मुनाफा कमा सकता है, ये समस्या होते हुए भी। तो रघुनाथ जी, आपने जैसे संरक्षित खेती के बारे में बात करी कि कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाए, किस तरह से उसको लगाया जाए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप जाते जाते हमारे किसानों को संरक्षित खेती के संदर्भ में क्या संदेश या सलाह देना चाहिए? मेरा संदेश यही होगा कि जैसे आज की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, जोत की समस्या है, तो हमको ऐसे बदलते परिवेश में ऐसी खेती का चयन करना चाहिए, ऐसी तकनीक का चयन करना चाहिए जिससे हमको प्रति एकड़ आय ज़्यादा उत्पन्न हो। और इस
परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये संकृषित खेती बहुत ही मुनाफे का फ़ायदा है। जिन किसानों ने अपनाया है वो आज उनकी आय, मैं तो ये कहूँगा डबल के बजाय ट्रिपल हो गई है, 3 गुना जैसी आय हो गई है और वो अपना जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा कर लिए हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं, बन गए हैं, जो हब बन गया है, लोग देख के बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। तो मेरी हमें यही सलाह रहेगी किसान भाइयों के लिए कि आप भी इस संरक्षित खेती को अपनाएं और अपना जीवन यापन के जो साधन है या संसाधन उनको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, जीवन परिवर्तन का नाम है और ये परिवर्तन हमारी खेती बाड़ी में भी आना चाहिए। इसीलिए तो परंपरागत खेती से हटकर खेती के कुछ उभरते विकल्प को हमें अपनाना चाहिए और उनमें से संरक्षित खेती सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो रघुनाथ जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारियाँ संरक्षित खेती के संदर्भ में हमारे किसानों को बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कहते हैं कि हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है और अगर बदलाव खेती बाड़ी में भी अपनाया जाए तो हम खेती बाड़ी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित वो सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराए जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी हैं, ताकि आप अपनी खेती किसानी में काफ़ी आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे खेती किसानी के एक नए विषय के साथ, खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।